इस वर्णमाला चैप्टर जो चल रहा है इसका 2 क्लास ले चुका हूं और यह आपका तीसरा क्लास होगा और इस तीसरे क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। क्योंकि आपको बता दें कि आप इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे स्वर और उसके भेद के बारे में, और आज जो है यहां पर पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आज का क्लास चलेगा व्यंजन का। व्यंजन वर्ण, देखिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं उन व्यंजन वर्णों की टोटल मूल संख्या 33 होती है। मतलब कह दे कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। यह आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम चर्चा करेंगे कि 33 मूल व्यंजन है कौन। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, मूल व्यंजन जो 33 है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन। अब मूल व्यंजन में आप ले लीजिए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है? 25 है। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन होते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन में अगर देखा जाए तो 25 में क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार आपका च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद आपका आएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके बाद त, थ, द, ध, न। और इसके बाद आपका आएगा प, फ, ब, भ, म। ध्यान से देखिए, ये आप पहले से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेकर के कहां तक? म तक। देखिए इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। इसको देखिए कहते क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। इन पांचों को किस नाम से जानते हैं? क वर्ग। और इसके बाद जो है इसको जानते हैं आप च वर्ग। इसी प्रकार बिल्कुल सेम कंडीशन ट वर्ग। इसके बाद आप चलेंगे इस पर तो आपका आएगा त वर्ग। क्या आएगा? त वर्ग। इसी तरह इस पर चलेंगे तो प वर्ग। देखिए अगर पूछ दे वर्ग कितने होते हैं तो यहां पर वर्णमाला में वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग आते हैं आपका वर्णमाला में। और क वर्ग का मतलब ये हो गया कि ये पांचों क, ख, ग, घ, अंग। जैसे किसी को मान लीजिए ये पांचों पढ़ना नहीं चाहता है, कोई सोचता है कि हम पांचों न पढ़े, आप कम शब्दों में बता दें, तो आप कहेंगे क वर्ग। केवल क वर्ग कह देंगे ना तो ये समझिए कि आपका पांचों हो गया। इसी प्रकार च वर्ग कह दिए ना तो समझिए कि आपका पांचों हो गया। तो ये आपका 5, 5, 25 किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। लेकिन हम ये बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, तर्क के साथ। तो चलिए आपको पहला चीज एक बता दें कि इनका उच्चारण स्थान थोड़ा सा जान लीजिए। उच्चारण स्थान का मतलब ये पूरे क वर्ग को हम किस स्थान से उच्चारित करते हैं। तो देखिए इनका उच्चारण स्थान आता है कंठ। क्या आता है? कंठ। कंठ का मतलब कि यहां पर जो कंठ है आपका, ये क, ख, ग, घ, अंग, ये जो बोलेंगे तो कहां से उच्चारण होगा? इसका कंठ से।
तो जब कंठ से होगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इसी प्रकार आपका जो च वर्ग है इसका उच्चारण कहां से होता है? तालु से। इसका उच्चारण तालु से। आप तालु आप जानते हैं, बिल्कुल जीभ के ऊपर सामने तारु या तालु जिसको कहते हैं। अब ये तालु से पूरे च वर्ग का क्या होता है? उच्चारण। इसी प्रकार जो ट वर्ग है इसको हमारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। लेकिन एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि कंठ तो समझ लिए, तालु भी समझ लिए, मूर्धा क्या होता है? तो देखिए, अगर आप अपना आगे का जो दांत है इस दांत के पीछे जो है ना मसूड़ा है। दांत के पीछे क्या है? मसूड़ा। अब मसूड़ा के जस्ट ऊपर यहां पर जो है मूर्धा होता है। ये ऊपर तो आपका तालु है, और तालु से थोड़ा सा आगे माने तालु के अग्रभाग को ही क्या कहते हैं? तो मूर्धा कहते हैं। ऊपर तालु है, तालु के आगे मूर्धा, मूर्धा के नीचे मसूड़ा है, और मसूड़ा के नीचे क्या है? दांत है। तो इस प्रकार आप जानिए कि तालु का अग्रभाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और वहीं से ट, ठ, ड, ढ, अड़। एक और चीज, अगर मान लीजिए यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक काम करिए, थोड़ा सा बोलिए ना ट, ट, ट बोलिए। आप देखिए कि जीभ कहां जाकर स्पर्श कर रही है। तो जीभ जहां जाकर स्पर्श करेगी वह स्थान तालु का अगला भाग होगा। तो जैसे ही आप बोलकर देखेंगे ना ट, ठ, ड, तो जीभ कहां स्पर्श करेगी? तो दांत के अंदर मसूड़े के ऊपर, अर्थात तालु का अगला भाग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तो वर्ग। तो वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। देखिए, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। आइए बहुत आसानी से जान सकेंगे, केवल आपको थोड़ा सा इनको उच्चरित करना है। तो, थ, द। अब देखिए जीभ पीछे से दांत पर जाकर सट रही है। तो बोलकर देखिए ना, आपका दांत कहां, आपका जीभ कहां स्पर्श करेगी? दंत पर। इसी तरह आपका ये प, फ, ब, भ, अब तो समझ गए होंगे। प, फ, ब ये किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। इसमें का कोई भी वर्ण, अर्थात प वर्ग का कोई भी वर्ण आप बोलेंगे तो आपका ओठ स्पर्श करेगा। प, फ, ब, तो ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। तो अब आइए, हमारा उद्देश्य है आपको बताना स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का मतलब होता है छूना, इंग्लिश में कहते हैं टच करना। तो जीभ यहां पर जब ध्वनि किसको टच करती है? कंठ को स्पर्श करती है, तो उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। जब यहां पर ध्वनि तालु को स्पर्श, माने यहां पर तालु को स्पर्श करने में जीभ का भी हाथ होता है। तो जैसे ही जीभ तालु को स्पर्श करेगी या स्पर्श करना चाहेगी तो वहां पर इसका स्पर्श हो जाएगा तालु। इसी प्रकार जीभ जब मूर्धा को स्पर्श करती है तो ट वर्ग, जब जीभ दंत को स्पर्श करती है तो त वर्ग का उच्चारण होता है। और जब ओठ आपस में स्पर्श करते हैं तब यहां पर प वर्ग का उच्चारण होता है। तो ये सभी स्पर्श के कारण होते हैं, इसलिए इन पांचों को, अर्थात इन टोटल 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो देखिए, यहां पर जो मूल व्यंजन 33 है, 33 में से मात्र अभी हम 25 की व्याख्या किए हैं, क से लेकर के म तक। ठीक, तो यहां पर आप जान गए। एक और बात यहीं पर जान लीजिए, स्पर्श व्यंजन तो है ही, एक थोड़ा सा कॉमन चीज आता है इसमें उभयनिष्ठ, कि जो ये च वर्ग होता है ना, देखिएगा ये टोटल च वर्ग,
इस च वर्ग को मैं घेर दे रहा हूं। कभी कभी कह देगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो देखिए यहां पर आपको बता दे, ये जो निकल करके बात सामने आ रही है स्पर्श संघर्षी, ये सभी जो 25 है ना, ये 25 आपका स्पर्श व्यंजन है। लेकिन इसमें से स्पर्श में भी ये च, छ, ज, झ ये थोड़ा संघर्ष करते हैं, घर्षण का काम करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो देखिए आपको स्पर्श व्यंजन में से स्पर्श संघर्षी भी बात सामने निकल करके आ गई। तो यहीं पर आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक, दिमाग में रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन में स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं, तो च वर्ग को कहते हैं। क्लियर? तो अब आपका ये क्लियर हो गया स्पर्श व्यंजन 25। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 है, इसके बाद आपका दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या मात्र 4 होती है। कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन होते हैं? तो बहुत आसान है, य, र, ल, व। ये 4 जो है ना, य, र, ल, व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आप जानते अंतःस्थ माने अंदर से उच्चरित होने वाले। तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन के रूप में आपका य, र, ल, व। तो ये 4 हो गए, य, र, ल, व, क्या? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आपका आता है तीसरा कंडीशन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, या एक और इसका नाम दे दें संघर्षी व्यंजन। केवल संघर्षी, क्योंकि इससे पहले आपको बताया है स्पर्श संघर्षी, लेकिन यह केवल क्या है? संघर्षी व्यंजन है। तो इस ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन में भी मात्र कितने आते हैं? 4। और 4 कौन कौन से हैं? तो तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह। देखिए तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह, ये 4 जो आपका वर्ण है ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। तो देखिए ये जो आपका 33 वाला मैटर है ना, तो 25 4 29, 29 4 33। लेकिन एक चीज आपको जरूर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जैसे स्पर्श व्यंजन में आपको 25 का उच्चारण स्थान बताया हमने, कहा कि क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। इसी तरह आपको बताएंगे इसमें य, र, ल, व। तो एक बार यहां पर लिख करके देख लीजिए, य, र, ल, व। तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। मतलब य को भी तालु से बोलते हैं। इसके बाद जो है ना, र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, भले ही आपको एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम फिर क्लास में आएंगे आज ये समाप्त करने के बाद, तो हम करेंगे क्या कि जितना आपका स्वर बताया गया है, जितना व्यंजन बताया गया है, सभी का एक धमाकेदार ट्रिक लेकर के आएंगे और इस ट्रिक पर सभी बातें ये सब छुपी रहेंगी। लेकिन पहले आपको विस्तार से समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट में समझाऊंगा। तो चलिए, रोम आता है ये मूर्धा, और ल, तो ये ल जो बोला जाता है दंत से, इसका उच्चारण दंत से, और केवल व दंतोष्ट, इसका उच्चारण स्थान है
दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। तो यहां पर आप जान गए य का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा, ल का दंत और व का दंतोष्ठ। इसी प्रकार आइए हम चर्चा करते हैं बहुत मजेदार बातों पर। मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग है, तीनों सौ दिखाई दे रहा है ना, अरे क्या कहे, जो मन में आता है सो कहते हैं। कोई कहता है शरीफा वाला स, कोई कहता है पेटफरवा स, कोई कहता है षटकोण वाला स। वही कहता है जिसको व्याकरण की सही जानकारी नहीं है। आइए आपको करेक्ट सही जानकारी दे तर्क के साथ कि कैसे ये इसको क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। तो देखिए, इस सौ को हम कहते हैं तालु, इसका उच्चारण होता है तालु से, और तालु से उच्चारण होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तालव्य स। ध्यान दीजिए, यह तालवी स या तालव्य स बोला जाता है। क्यों? तो क्यों का जवाब है कि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी प्रकार जिसको है पेटफरवा स, षटकोण स और नहीं तो शरीफा स, तमाम स लोग इसको बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्थान है क्या, मूर्धा। और जब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो इसको हम मूर्धन्य स क्यों न कहें। इसको आप हमेशा क्या कहिए, मूर्धा स या मूर्धन्य स कह सकते हैं। तो इससे आपको एक फायदा रहेगा कि हमेशा मूर्धा स, मूर्धन्य स कहने से उच्चारण स्थान भी उसमें आपको याद रहेगा। इसके बाद ये जो आपका स दिखाई दे रहा है, इसको भी लोग छोटका स है कि नहीं है, समय वाला स, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्थान है दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और दंत से ही बना है दंती स, लेकिन उसी दंती को लोग बिगाड़ करके दंती, डंटी, 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 डांटी करने लगते हैं। तो दंती स का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए आज से क्या शुद्ध बोलेंगे, दंती स। ठीक, तो आपको ये तीनों स क्लियर हो गया कि तालु से उच्चारण होता है तो तालवी स, मूर्धा से उच्चारण होता है तो मूर्धन्य स। कितने लोगों के दिमाग पर से उतर गया होगा मूर्धा वाली बात। तब मूर्धा बताए ना, तालु का आगे वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, तालु का आगे वाला भाग क्या है, मूर्धा है। आ दंत तो आप समझ ही रहे हैं। आ तालु, तो तालु को लोग भोजपुरी में तारू कहते हैं, तो वही है तालु। तो यहां पर तीनों जान गए। अब आता है आपका क्या, ह। ह, तो ह जो होता है ये कंठ से बोला जाता है। ह बोलकर देख लीजिए, एक बार आजमाइए, उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, कंठ से। तो देखिए, हमने अब तक ये जो 33 व्यंजन देख रहे हैं ना, मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान भी मैंने बताया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, चारों का नाम और उसका उच्चारण स्थान भी मैंने क्या किया, बता दिया। इसके बाद ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों का मैंने नाम बताया और उसका उच्चारण स्थान बताया। तो इस प्रकार आपका मूल व्यंजन 33 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मूल व्यंजनों के बाद भी व्यंजन आते हैं। ठीक, मूल व्यंजनों के बाद भी क्या आते हैं, व्यंजन। कई तरह के व्यंजन। तो इसमें देखिए, मूल व्यंजनों के अलावा और कौन कौन से व्यंजन हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। ये तो मूल व्यंजन हो गया 33। अब मूल व्यंजन के बाद आपको थोड़ा सा बता दें, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन अगर कोई आपसे पूछ देना कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो बहुत आराम से, घबराइएगा मत, बहुत आराम से कहिएगा कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं।
कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये नहीं कि कोई पूछ दिया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो घबराने लगेगा, नहीं, आराम से कहिएगा 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हमने मूल व्यंजन 33 ह पर छोड़ा था ना, तो ह के बाद है कस, त्र, ज्ञ, ठीक, इसके बाद आपका एक आता है स्र। देखिए यही 4 आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और यहां पर ये जो चारों संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त का मतलब आप समझ रहे हैं, मिला हुआ, मिला हुआ। तो कस किसका मिला हुआ रूप है? तो मैं पूरा इसको विच्छेद कर देता हूं। क हलंत प्लस मूर्धा स हलंत प्लस अ। कहीं कहीं क्या करेगा किताब में नाम कि केवल देगा क हलंत स, तो जब स देगा ना, अ नहीं देगा तो हलंत गायब कर देगा, और जब हलंत रहेगा तो अ रहेगा। अगर चाहेंगे कि अ को हटा दे तो हलंत हटाना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब त्र किससे बना है? तो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ लिख सकते हैं, या आप कहें तो यह भी तरीका है कि त हलंत प्लस केवल र। बोलिए, केवल र पर छोड़ देंगे, क्योंकि हलंत लगा देंगे तो अ बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आप यही याद रखिए। इसके बाद ज्ञ, तो ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। इन तीनों से ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना है क्या? ज्ञ। अब आपका बचता है क्या? स्र। बहुत बढ़िया चीज, ये स्र, तो जो स्र है ये तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। देखिए यही आपका हिंदी में 4 क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो आप जो कहते हैं ना कि 36 वर्ण हैं, तो 36 में 33 तो आपका मूल में आते हैं, 3 है कस, त्र, ज्ञ है, एक और आता है स्र। तो आपको बताया गया है कि मूल व्यंजन 33 और उसके अलावा संयुक्त व्यंजन क्या? 4। ठीक, तो सुनिए, आज जो है ये व्यंजन का हम मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए। अब हम फिर अगले क्लास में वर्णमाला के बचे हुए भागों को लेकर प्रस्तुत होंगे। आपको हमसे आज पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।